आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हम डिस्कस कर चुके हैं, बट वी हैव अनदर एक्सप्लेनेशन कि हम इसको लर्न करें, याद रखें। ये लॉन्ग क्वेश्चन का एक क्वेश्चन अपने आप में आपके लिए कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इससे। तो यही लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, ये आपको बताना है। सर कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एरोलाई जो होती हैं, ये पहली लाइन ही क्वेश्चन है, निट का पहली लाइन ही क्वेश्चन है वैसे तो। ये बोल रहा है एरोलाई आर दी प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सर फेफड़ों में हमने पढ़ा है कि लास्ट में जो फूंफूस धमनियां होती हैं, हमने ये पढ़ा है कि जब सर फेफड़े होते हैं, उन फेफड़ों में, ये फेफड़ों में जो एंड में एलुलाई होती हैं, इनकी बात हो रही है सर। ये जो एलुलाई होती हैं, यहीं पे लास्ट में गैसेज एक्सचेंज होता है। क्यों सर? हम ये बोलते हैं कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो ब्लड वेसल्स यहीं से, मान लो खून की कोई ब्लड वेसल जा रही होगी, वो इनसे क्या होती है, गैसेज एक्सचेंज कर लेती है। एक्चुअली होता ऐसा नहीं है। ये होती एक एलोलाई जो होती है, ये जो एक एलोलाई जो होती है, ये एक एलोलाई जो है कुछ इस टाइप से होगी। ये इसको चार ओर से क्या करते हैं, ब्लड वेसल जो होती है इसके ऊपर घिरी होती है, कैपिलरीज की फॉर्म में होती है, कैपिलरीज की फॉर्म में होगी। और सर ये फिर यहां से ओपन करके बाहर निकल रही है। एक यहां से आई और यहां से बाहर निकल गई, ये इस पूरे को घेर लिया सर। ऐसे होती है कैपिलरीज, मतलब एलोलाई में। अब इसमें मेन चीज बोला गया कि एलोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आगे बोला गया द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज आल्सो अकर बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। ये हमने पढ़ा है, सॉरी, बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। एंड बोल रहा है कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन दीज साइड बाय द सिंपल डिफ्यूजन, मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सर इस लाइन को समझ लेते हैं। इस लाइन को यहां देखे बेटा, इस लाइन को यहां बोला गया है कि हमारे जो बॉडी का टिश्यू है, टिश्यू का मतलब बॉडी के कोई भी पार्ट हो सकता है। ये लोअर लिम्ब हो सकता है, ये एब्डोमेन हो सकता है, ये थोरैक्स हो सकता है, ये हेड और नेक हो सकता है। ये टिश्यू इन जगह में से कहीं का भी हो सकता है। हमने ये पढ़ा है सर, जब कोई ह्यूमन की बात करते हैं, एक ह्यूमन ही बना, ये ह्यूमन है। अगर एक ह्यूमन की अगर हम बात करें, तो ह्यूमन में बेसिकली ये बोलते हैं कि एक ह्यूमन जो होता है, उसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट है, उसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट है। उन डिफरेंट पार्ट में से हम ये बोल देते हैं कि उसकी बॉडी का ये हाथ, इनको अपर लिम्ब बोलते हैं। इसकी टांगे, इसकी टांगे, इनको लोअर लिम्ब बोलते हैं, इनको अपर लिम्ब बोलते हैं। सर यहां से यहां तक जो आपका पेट होता है सर, इसको एब्डोमेन कहते हैं। जो आपकी छाती है, ये वाली, मतलब एब्डोमेन यहां तक है। और ये जो पूरी ये वाला पोर्शन है, इसको सर थोरैक्स कहते हैं। और सर जो हेड है और नेक है, वो तो हेड ही होता है, और ये नेक है, तो सर ये हेड एंड नेक हो गया, हेड एंड नेक। इन सबों से, सारी जगह से जो ब्लड होगा, कौन सा वाला ब्लड सर? वो वाला ब्लड जिस ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी हम ये बोल रहे हैं कि इस बॉडी में डिफरेंट पार्ट से, हमारे बॉडी में जो टिश्यू है, वहां पर सर क्या बन रही है, वहां पर सर बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड। वहां पर क्या बनी सर? कार्बन डाइऑक्साइड बनी। इस कार्बन डाइऑक्साइड को सर किसको देनी है? ब्लड को देना है। सर ब्लड को देने का तरीका, सर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनी? फिर टिश्यू में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनी? सर हमने तो ये तो नहीं याद रहा। तो याद आने का पीछे रीजन यही है कि हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वो इस वजह से बनी बेटा, हमारी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही होती हैं, हजारों में केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं एक साथ में हमारी बॉडी में। अब जहीं कहीं पे भी कोई भी प्रोसेस चल रही होती है, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है, जो आपने खाना खाया, जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज है C6H12O6, सर ये ग्लूकोज है। ये जो ग्लूकोज है, जो आपने सांस ली, खाना खाया तो ग्लूकोज मिल गई, सांस ली तो ऑक्सीजन मिल गई। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ग्लूकोज जो होगा ना सर,
ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, प्लस H2O में टूट जाएगा, प्लस सर एनर्जी देगा। तो एनर्जी तो हमने यूज कर ली सर, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें। दूसरी चीज, ये वाटर जो होता है हमारी बॉडी इसको वापस रीअब्जॉर्ब कर लेती है। बचा सर ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारी बॉडी में वेस्ट होता है सर। वेस्ट मतलब कूड़ा कचरा। अब सर ये हमारी बॉडी में अगर वेस्ट है तो सर इसको निकाल फेंको ना फिर। तो इसको हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये वेस्टफुल है, तो इसको हमारी बॉडी से क्या कर लिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है। किसके द्वारा सर, लंग्स के द्वारा। लेकिन सर लंग्स तक पहुंचने के लिए इस कार्बन डाइऑक्साइड को जरूरत पड़ती है। तो हुआ क्या सर, सर सिंपल बात में हम ये कह सकते हैं, सर हमारा हेड एंड नेक हो गया, सर हमारा थोरैक्स हो गया, अपर लिम्ब हो गया, एब्डोमेन होगा, लोअर लिम्ब हो गया। सर इन सब जगहों में ये ऊपर वाली पूरी की पूरी प्रोसेस चल रही है सर, ये वाली प्रोसेस चल रही है सर। सर ये जब प्रोसेस चल रही होगी थी इन सबों में क्या बन रही है सर, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। यानी हर एक अंग, भाई दिमाग काम कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां भी बन रही होगी। सर हाथ काम करते हैं, बॉडी काम करती है, चेस्ट वर्क कर रही होती है, तो सबके लिए क्या है, बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही होती है, उन सब में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा होगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को सर बाहर निकालना है तो ये बॉडी में फेफड़ों तक कैसे पहुंचेगी। और फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए क्या है कि हमारी बॉडी में कुछ ब्लड वेसल्स हैं। तो इन लास्ट क्लास वी डिटेल अबाउट दैट कि हमारी बॉडी में दो टाइप की ब्लड वेसल्स हैं सर। हमारी बॉडी में दो टाइप की ब्लड वेसल हैं। और दो टाइप की ब्लड वेसल्स कौन सी होती हैं सर, एक को बोला जाता है आर्टरी और एक को बोला जाता है सर वेन। आर्टरी जो होती है ये कैरी करती है सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है सर, नाम में ही छिपा हुआ है कि इसमें ऑक्सीजन होगा, कि वो वाला ब्लड जिस ब्लड में क्या होगी, वो वाला ब्लड जिसमें क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, प्लस मतलब प्रेजेंट। और वैन क्या कैरी करती है सर, वैन वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डी लगा दिया इसी ऑक्सीजनेटेड के आगे, तो डीऑक्सीजनेटेड बन गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, वैन क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सर इसको डीऑक्सीजनेटेड क्यों बोला गया, डीऑक्सीजनेटेड इसलिए बोला गया कि इसमें ऑक्सीजन नहीं होगी। उस ऑक्सीजन के जैसे यहां पर आपने ऑक्सीजनेटेड के आगे डी लगा दिया, वैसे यहां पर भी कुछ ना कुछ इस ऑक्सीजन के आगे लगना चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड लगा दिया, सी लगा दिया। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेके चल रहा है सर, उसको लेके चल रहा है वेन। और इसको कौन लेके चल रहा है, ब्लड वेसल। ये आपको याद रखना है, वेन कैरी करती है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मैंने सर ठीक है, मुझे यहां तक बात भी समझ में आ गई, ये बात भी ठीक है। लेकिन मेन बात ये है कि हमारी बॉडी में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बनी, उसको कौन लेके जाएगा। तो इस लाइन से मैंने ये चीज जानी जो हमने यहाँ पढ़ा है, कि जो वेन है, जो सर वेन बनी है ना, ये वेन हमारी बॉडी में जहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा पूरे शरीर में, वो लेके जाएगी। कौन लेके जाएगी, वेन लेके जाएगी। कहां लेके जाएगी सर, तो हमारी बॉडी में जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन रहा है सर पूरी बॉडी में जगह जगह पे, उसको कैरी करने का काम होता है। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेके जाएगा सर, वेन लेके जाएगी। सर वेन कहां लेके जाएगी, अब ये वेन क्या हुई, ये पूरी बॉडी में हेड, नेक, थोरैक्स, अपर लिम्ब, एब्डोमेन, लोअर लिम्ब, इन सब जगह पे जो कार्बन डाइऑक्साइड भरी उसको वेन लेके जा रही है। वेन ये रही सर। यहां पर पूरी बॉडी में बॉडी टिश्यू है, इनमें से हमारे यहाँ पे जो ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है ये वाला, सर ये ब्लड जा रहा है, ये ब्लू क्यों। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ब्लू इस टाइप से है क्योंकि ये क्या है, पहली चीज तो सर वेन है। सर इसको सिस्टमिक क्यों बोला गया, सिस्टमिक बोलने के लिए ये है कि हमारे बॉडी में डिफरेंट सिस्टम है ना, जैसे जैसे हमारे में डिफरेंट सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रेनल सिस्टम है ना। तो ये डिफरेंट टाइप के, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये डिफरेंट सिस्टम जो यूज होते हैं उन सबों से सिस्टम नाम ले लिया और वेन की बात कर ली। यानी जो वेन है ये डिफरेंट सिस्टम से क्या कैरी करके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब सर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये कैरी करता हुआ हमारी बॉडी में ये कहाँ लेके आ गया, ये सर लेके आ गया हमारे लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम इसको पंप कर देगा सर हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया और ये ब्लड पंप अब कहाँ आ गया सर, ये हमारी बॉडी के अंदर, ये हमारी बॉडी के अंदर
क्या है? एक एक एलुलाई है। ये फेफड़ा है हमारा, लंग्स है। इस लंग्स में एक एलुलाई दिखा रखी है। अब ये ब्लड जो है पंप कर दिया गया सर कहां से? सर लेफ्ट वेंट्रिकल से सर कहां ट्रांसफर कर दिया गया? लंग्स के अंदर, लंग्स में आके। अब लंग्स में जैसे ही पहुंचेगा तो लंग्स तक पहुंचाने के लिए जो ब्लड इन्वॉल्व किया गया है किसके द्वारा गया? सर पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा गया ये वाला ब्लड, तो आपको याद रखना है कि पल्मोनरी आर्टरी क्वेश्चन है बेटा कि वैसे तो आर्टरी क्या करती है? वैसे तो हम ये बोलते हैं जो आर्टरी होती है इट विल बी बेसिकली ट्रांसफर क्या क्या ट्रांसफर करती है सर? आर्टरी जो होती है बेसिकली ट्रांसफर करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन सर ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, इसलिए इसको बोला गया पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड है वो हमारे लंग्स में पहुंचा, और लंग्स में पहुंचने के बाद ये क्या करेगा? एलुलाई के पास आया, और एलुलाई के पास आके क्या करता है? गैसेज एक्सचेंज करता है। अब ये गैसेज एक्सचेंज कैसे हुआ ये हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में वापस। अभी फिलहाल हम ये सोचते हैं कि लंग्स तक पहुंच गया, पल्मोनरी आर्टरी तक, लंग्स तक हमारा जो ब्लड है डीऑक्सीजनेट वो पहुंच गया। अब यहाँ पर गैसेज एक्सचेंज हुआ। हमने एक प्रोसेस पढ़ी है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है जैसे एलुलाई लेवल पे ये होता है। हुआ क्या कि हमारी जो ये ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी है सर। कौन है? ये जो बनी हुई है नीचे, ये जो बनी हुई है ये पूरी क्या है? ये ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी जो है, इस ब्लड कैपिलरी से क्या जा रहा है सर? रेड ब्लड सेल जा रही है, यानी क्या जा रहा है? ब्लड जा रहा है सर यहाँ से। सर यहाँ से जो ब्लड जाएगा तो ब्लड जाने के बाद ये क्या है सर? ये एलुलर कैविटी है। इस एलुलर कैविटी यानी इसको क्या बोला जाता है सर? एलुलाई बोला जाता है। इस एलुलाई के अंदर क्या होगी सर? एयर होगी। अब इसके अंदर जब एयर होगी तो ब्लड जैसे यहां पहुंचा, ठीक है, तो ब्लड जैसे यहां पहुंचा तो ब्लड क्या करेगा? गैसेज एक्सचेंज करेगा। सर कैसे करेगा वो देखें। ये हमारी बॉडी में ये ब्लड है सर, ये आरबीसी है। जब आरबीसी की बेसिकली हम बात करते हैं तो आरबीसी का जो शेप है वो बाइकनकेव इन शेप होता है। अब एक सिंगल आरबीसी की हम बात करें तो एक सिंगल आरबीसी आपको ऐसे दिखेगी, दिख रही है सर? चपटी हुई कोई गोल चीज को आपने क्या कर दिया, यहाँ सेंटर से क्या कर दिया? चपटा कर दिया, दबी हुई दिख रही है। तो ये सर एक्चुअली बाइकनकेव इन शेप होती है। ये पीछे से भी दबी होगी सर, ये बाइकनकेव आरबीसी है। यानी हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं सर इट विल बी बाइकनकेव इन नेचर। तो सर ये बाइकनकेव शेप में हमारी क्या है? आरबीसी है। अब ठीक है सर, यहां पर ये बात भी समझ में आ गई। दूसरी चीज क्या है? ये हमारी ब्लड वेसल्स है। ये क्या है? हमारी एक ब्लड वेसल है। उस ब्लड वेसल में क्या बह रहा है सर? ब्लड जा रहा है, ये जा रहा सर। ब्लड के साथ कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स भी जा रही हैं। तो जो रेड रेड दिख रहा है ये आर्टरी को कट करके वैसे दिखा रखा है। अब मेन चीज आते हैं सर, इस आरबीसी के अंदर बेसिकली होगा क्या? जैसे ये आरबीसी, ये रेड ब्लड सेल जो हमारे लंग्स के पास पहुंची तो होगा क्या? लंग्स में जाने के बाद इस आरबीसी में सर कुछ चेंजेस आएंगे। कुछ चेंजेस क्या आएंगे सर? ये जो आरबीसी थी पहले ये कैरी करके क्या चल रही है? इस आरबीसी में क्या था सर? कार्बन डाइऑक्साइड था। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके चल रही है और जैसे हमारे लंग्स में पहुंचेगी तो लंग्स की जो एलुलाई है, ये रही सर लंग्स की एक एलुलाई। इस एलुलाई में क्या ज्यादा है सर? ऑक्सीजन ज्यादा है। और यहां ब्लड में क्या ज्यादा है सर? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, एलुलाई में ऑक्सीजन ज्यादा है। तो हमने एक चीज पढ़ी है सर, एक प्रोसेस इन्वॉल्व होती है जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन प्रोसेस से होगा क्या? डिफ्यूजन प्रोसेस से ये होगा कि कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन से, डिफ्यूजन क्या है सर? डिफ्यूजन क्या है वो देख लेते हैं। तो डिफ्यूजन क्या प्रोसेस होती है वो देखो। डिफ्यूजन वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे मूव करेगी। कंसंट्रेशन, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पे अगर कोई चीज मूव करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। तो इसमें हो गया कि डिफ्यूजन प्रोसेस आर दोज वेयर मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन का मतलब क्या सर? जहां ज्यादा होगी वहां से कम की ओर जाएगी,
और जहां कम है वहां से ज्यादा की ओर जाएगी। तो इस आरबीसी के अंदर सर हमने ये बात करी, किस आरबीसी के अंदर हमने ये बात करी कि होगा क्या, इस आरबीसी की हमने जब बात करी तो यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन ज्यादा है या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। अगर यहां ऑक्सीजन ज्यादा है तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, होगी लेकिन सर कम होगी। या CO2 ज्यादा है आरबीसी में लेकिन ऑक्सीजन क्या है, कम है। तो फिर सर डिफ्यूजन प्रोसेस लगा दो। कोई भी चीज अगर मूव करेगी तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगी। दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं इस एलोलाई से, इस एलोलाई से जो ऑक्सीजन होगी वो हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगी। यानी ऑक्सीजन का मूवमेंट ये रहेगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, कम है, और ऑक्सीजन यहाँ क्या है, ज्यादा है। दूसरी चीज, कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी कहां से कहां पे, तो हम बोलते हैं सर कार्बन डाइऑक्साइड इज मूव फ्रॉम ब्लड टू एलोलाई, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एलोलाई में आ जाएगी। जैसे ही सर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी इस एलोलाई में आई और हमारा ऑक्सीजन इसमें आया, तो ब्लड जो दिख रहा है यहाँ पे गोल गोल, ये ब्लड उसको लेके वापस कहां चले जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाएगा। लेकिन सर सर्कुलेटरी सिस्टम में थोड़ी जाएगा अभी तो ये ब्लड ने, एलोलाई के यहाँ पे बात हुई तो एलोलाई में देखें, जैसे यहाँ पर एलोलाई में गैसेज एक्सचेंज हुआ, जैसे यहाँ पर गैसेज एक्सचेंज हुआ, ये गैसेज एक्सचेंज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, तो दोनों का डायरेक्शन देख लें आप। जब इनका गैसेज एक्सचेंज हो जाएगा तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये मूव करेगा कहां पर, सर लेफ्ट एट्रियम में। सर लेफ्ट एट्रियम मतलब क्या, लेफ्ट हार्ट के 4 खाने होते हैं। तो मैं आपको जो सर्कुलेशन पढ़ाऊंगा दिल के बारे में तो मैं वहां पे अच्छे से समझ में आएगा। इसको याद ना हो तो कोई कंफ्यूजन ना हो, डोंट बी थिंक अबाउट दैट कि ये क्या है। सॉरी ये राइट क्यों लिख रहे हैं, लेफ्ट है, लेफ्ट एट्रियम वाला भी मैंने शायद लेफ्ट लिख दिया, क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। और यहां पर हमने लिख दिया ये लेफ्ट, लेफ्ट नहीं है बेटा ये राइट है, राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल है। वो जिस पोजीशन में बैठा हूं उस पोजीशन के हिसाब से हो गया, बट वैसे याद रखें ये हमारा राइट एट्रियम है और राइट एट्रियम से हमारा ब्लड जो है राइट एट्रियम से कहां आएगा, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा सर, लंग्स में जाएगा, लंग्स में गैसेज एक्सचेंज होगी, वहां से ब्लड आएगा तो ब्लड पहले कहां आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से फिर ब्लड कहां आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा सर, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरा का पूरा ब्लड जो है वो सिस्टमिक वेन के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू फिर दोबारा से बॉडी के अंगों में चले जाएगा सर, लोअर लिम्ब में चला जाएगा, अपर लिम्ब में चला जाएगा, एब्डोमेन में चला जाएगा, थोरैक्स में चला जाएगा, हेड एंड नेक में चला जाएगा, पूरे बॉडी पार्ट में वापस चले जाएगा, फिर दोबारा से वही ऑक्सीजन मिल जाएगी उसको। इसलिए इसलिए सारी बातों में एक बात, solubility of the gases as well as the thickness of the membrane involved in diffusion are some important factor that affect the rate of diffusion। क्या है इस लाइन का मतलब, इस लाइन का एक सिंपल मीन हुआ बेटा, सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, इसमें बोला गया है कि सर सॉल्युबिलिटी, मिलना, कौन सी चीज किस चीज में ज्यादा सोलुबल है, एज वेल एज थिकनेस। अब हुआ क्या कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाता है कि गैसेस का एक्सचेंज जो होता है लंग्स के अंदर किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप बोलोगे सर एक तो सॉल्युबिलिटी और गैस पे डिपेंड करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सर थिकनेस पे। मान लो सिंपल सी चीज सोचो कि जो ये एलोलाई बनी हुई है सर, ये एक एलोलाई ये रही, और सर यहाँ पे जो ब्लड वेसल जा रही थी ऐसे, सर इन ब्लड वेसल्स में अगर ये सर मोटी हो जाए लेयर, और ये वाली लेयर भी मोटी हो जाए, और सर ये वाली लेयर भी और मोटी हो जाए, तो क्या गैस आराम से यहां जा पाएगी, क्या नहीं जा पाएगी, कांट बी पॉसिबल। ये कितनी मोटी है उस पर भी डिपेंड करता है कि ये जो ब्लड वेसल है इसकी थिकनेस कितनी है, इस एलोलाई की थिकनेस कितनी है, ये इस पे भी डिपेंड करता है, डिपेंड करता है मेनली इनकी थिकनेस पे। अगर ये एलोलाई जो है, अगर ये एलोलाई ज्यादा थिक होगी तो सर यहां से यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जा पाएगी एलोलाई में, और यहां से यहां पर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी। इसलिए बोला जाता है कि एलोलाई और ब्लड वेसल की जो थिकनेस है सर बहुत पतली होनी चाहिए।
इन 7th चैप्टर जिसमें आपने स्क्वैमस सेल एपिथेलिया पढ़ा है, स्क्वैमस सेल पढ़ी है, यानी एपिथेलियम पढ़ी है। जो एपिथेलियम है वो डिफरेंट टाइप की है और उनमें से एक सबसे सिंपल पढ़ी थी स्क्वैमस सेल। जो स्क्वैमस सेल होती है सबसे पतली लेयर होती है और वो सबसे पतली लेयर कुछ इस टाइप की होती है। वो पतली लेयर कुछ इस टाइप की होती है। अब ये पतली लेयर की वजह से गैसेज एक्सचेंज होता है। इसको बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम है सर, इसकी वजह से गैसेज एक्सचेंज होता है। लेकिन सर मैंने बोल दिया यहाँ पर स्क्वैमस एपिथेलियम क्यों लिखे आपने? सर यहाँ पे तो कोलुनार होनी चाहिए या कोलुनार लिख दो, वो भी तो गैसेज एक्सचेंज कर। लेकिन कोलुनार हमने पढ़ा है, कोलुनार जो होती है वो मल्टी लेयर होती है, मोर देन 2 लेयर होती है। 2 3 4 5 लेयर पाए जाएंगी। अगर सर कोई भी चीज जितनी ज्यादा मोटी होगी तो सर उससे पार करके हवा कम जा पाएगी, एयर कम जा पाएगी, और अगर कम कम जा पाएगी इसलिए वो उतनी ही पतली हो जितनी फायदा है, ताकि गैसेज वहां पे आराम से एक्सचेंज कर सके। इसलिए लाइन याद रखनी है कि सर सॉल्विटी ऑफ गैस और थिकनेस जो होती है किसी मेम्ब्रेन की, ये इन्वॉल्व होती है इन डिफ्यूजन के लिए सम इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन बी अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। यानी डिफ्यूजन स्लो होगा, तेज होगा, तो होता क्या है, जो सिगरेट स्मोकिंग करने वाले होते हैं उनकी तो चलो भाई एलोलाई डैमेज हो गई, खत्म हो गई। लेकिन जो लोग पोल्यूशन में रहते हैं तो होता क्या, धीरे धीरे जो पोल्यूशन होता है धीरे धीरे हमारे एलोलाई के वहां पे हल्का हल्का इकट्ठा हो जाता है। अब सर हल्का हल्का अगर वहां पे इकट्ठा हो रहा है तो उसकी वजह से क्या है, वो क्या बोलते हैं, जो एलोलाई है उसकी थिकनेस बढ़ गई, वो मोटी हो गई। अगर सर वो मोटी हो जाएगी तो उस पर्सन को सांस लेने में डिफिकल्टी होगी, दिक्कत आएगी, है ना, ये एक रीजन है। दूसरी चीज, अब एक चीज ये भी है कि ये बोला गया है कि पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर क्या है? सर केमिस्ट्री में हम एक चीज जानते हैं, केमिस्ट्री में हमने सर एक चीज जानी है कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। सर मुझे दो गैसेस दे रखी है, एक ऑक्सीजन दे रखी है और एक कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी है। लेकिन सर इन दोनों में से मैं जब किसी एक गैस के बारे में बात करूंगा, किसके बारे में सर, एक गैस के बारे में, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। यानी अगर मुझे इस एयर के अंदर एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं सर, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है सर, नाइट्रोजन भी होती है। लेकिन सर मैं इनमें से जब किसी गैस की बात करूंगा, एक सिंगल गैस की बात करूंगा, तो दैट इज ए पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, इट्स मीन इट इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं इन तीनों गैसों में अगर बात कर रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड की, दैट्स मीन इट इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं बात कर रहा हूं नाइट्रोजन की, तो इट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। यानी अगर हम तीनों में से किसी एक के बारे में बात करेंगे या दोनों में से किसी एक के बारे में बात करेंगे तो वो पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। अब पार्शियल प्रेशर आप कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग यूज करते हो, है ना, फॉर्मूला अलग अलग यूज करते हो। जैसे मैं अगर केमिस्ट्री में जाऊं तो पार्शियल प्रेशर आप ऐसे लिखते हो कि मुझे मान लो पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो टोटल पार्शियल प्रेशर, सॉरी, तो आप यहाँ पे सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालते हो तो यहाँ पर आप क्या करते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, और मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला लगा सकते हो, एंड टोटल पार्शियल प्रेशर पीटी लिख देता हूं। तो टोटल पार्शियल प्रेशर कितना होगा और मोल फ्रैक्शन कितना होगा, उसके कंपैरिजन आप निकाल सकते हो। तो वो केमिस्ट्री का कंसेप्ट है। तो टोटल पार्शियल प्रेशर कितना है, पहली चीज। दूसरा, टोटल पार्शियल प्रेशर कितना है, और अगर मुझे ऑक्सीजन का चेक करना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन टोटल पार्शियल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो, जो उसकी वैल्यू होगी वो उसका आंसर आ जाएगा। यहां पे क्या बोल रहा है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है वैसे, द प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सर ऑफ गैसेस। सर मिक्सर ऑफ गैस क्या सर, नाइट्रोजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन हो सकती है। सर ये मिक्सर ऑफ गैस ही तो है। इनमें से सर इंडिविजुअल गैस का जो कंट्रीब्यूट करेगी, इंडिविजुअल गैस यानी ऑक्सीजन अलग से कंट्रीब्यूट कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग से कंट्रीब्यूट यानी भाग कर रही है, उसमें ऐड हो रही है, तो उसका भी तो कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है। जैसे हम ये बोलते हैं हाँ, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ किसी गैस का अगर हमें देखना होता है तो पार्शियल प्रेशर को चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जितनी भी गैसेज हमें दे रखी होती है, जितनी भी गैसेज हमें दे रखी होती है, उनमें से हम एक गैस का प्रेशर निकाल लेते हैं।
जैसे हमने ये बोली कि एटमॉस्फेयर में, इस एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं। एटीएम, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप की गैसेस पाई जाती है, लाइक एज ऑक्सीजन, like as a carbon dioxide, like as a nitrogen, like as a monoxide, carbon monoxide and different gases। अगर इन सब गैसों में से आप अगर किसी इंडिविजुअल गैस का, इंडिविजुअल गैस का मतलब होता है, इंडिविजुअल गैस का मतलब हो जाएगा सिंगल गैस। आप किसी एक सिंगल गैस का जब किसी सिंगल गैस की वैल्यू निकालोगे, है ना, इंडिविजुअल गैस मतलब किसी एक सिंगल गैस की वैल्यू निकालोगे तो वो उस गैस का पार्शियल प्रेशर कहलाता है। जैसे क्या, मेरे से किसी ने बोला कि सर सिंपल है, मुझे ये बताओ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा। ऐसे बनाते कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को निकालने के लिए केमिस्ट्री में फॉर्मूला यूज करते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड टोटल पार्शियल प्रेशर कितना है, टोटल पार्शियल प्रेशर। तो मैंने क्या किया सर, सारी गैसों में से एक गैस का पार्शियल प्रेशर निकाल लिया। एक सिंगल गैस का पार्शियल प्रेशर निकालने को ही बोलते हैं उस गैस का पार्शियल प्रेशर, यानी सिंपल सी बात, सर आपको बहुत सारी गैसें दे रखे हैं, उन बहुत सारी गैसों में से एक गैस की वैल्यू निकाल देना, एक सिंगल गैस की वैल्यू निकाल लेना, वही उस गैस का पार्शियल प्रेशर कहलाता है। अगर मैं ऑक्सीजन की वैल्यू निकाल लेता हूं मान लो, तो वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहला जाएगा। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू निकाल लेता हूं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कहला जाएगा। अभी हमें जो मेन चीज देखना है इसमें अब, कि pressure contributed by the individual gas in a mixture of gases is called partial pressure। यानी सारी गैसेज बोल रहा है कि जो मिक्सर गैस है, मिक्सर गैस का मतलब क्या हो गया, एटमॉस्फेयर में तो सर एयर है, एयर का मतलब हवा है नहीं, एयर का मतलब है ऑक्सीजन, एयर का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, एयर का मतलब नाइट्रोजन है नहीं, एयर में तीनों चीज पाई गई है। इन तीनों चीज में से किसी एक गैस की, इंडिविजुअल गैस की वैल्यू निकाल देना, वो उस गैस का पार्शियल प्रेशर कहलाता है। सॉरी, वो उस गैस का पार्शियल प्रेशर कहलाता है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द PO2। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किस फॉर्म में, PO2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। PO2 दैट इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड PCO2 दैट फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ क्या है, यहां पे एक टेबल बनी हुई है, इसमें लिखा हुआ है द पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेज इन द एटमॉस्फेयर एयर। एटमॉस्फेयर की जो एयर है, एटमॉस्फेयर के एयर का मतलब, सर एयर का मतलब है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और डिफरेंट टाइप की जो गैसेज है वो एटमॉस्फेयर में है। एंड द टू साइट ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन टेबल। सर दो साइट की डिफ्यूजन की कहानी इसमें दे रखी है जो नीचे टेबल है। अब द डाटा इज गिवन इन द टेबल इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट द कंसंट्रेटर gradient for oxygen from alveoli to blood और ब्लड टू टिश्यू। तो सिंपल वर्ड में बोला कि क्लियरली ये इंडिकेट करती है नीचे की टेबल कि जो कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट है, कंसंट्रेट ग्रेडियंट है फॉर द ऑक्सीजन, किसकी, ऑक्सीजन की, कहां पे सर, एल्वेoli टू ब्लड। तो एल्वेoli टू ब्लड कहां होगा सर, लंग्स के अंदर चल रहा है, एल्वेoli से ब्लड में गैसेज एक्सचेंज हो रही है। दूसरी चीज सर ब्लड टू टिश्यू, सर कहां पे, सर टिश्यू में किसी अंग के पास ब्लड चले गया, अब ब्लड टू टिश्यू चल रहा है तो उसको ब्लड टू टिश्यू बोलेंगे। इज सिमिलरली, अब इन सारी कहानी को एक लाइन में यहां पे बोल रहा है, क्या है, द पार्शियल प्रेशर इन mmHg of oxygen and carbon dioxide at the different part involved in diffusion in comparison to those in the atmosphere। एटमोस्फेयर से कंपैरिजन करके नीचे बताया गया क्या है वो देखो। अभी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू याद रखनी है। इसमें लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी गैस, रेस्पिरेटरी गैस का नाम क्या है सर, एक ऑक्सीजन है। अब नाइट्रोजन तो ले नहीं रहे तो नाइट्रोजन का नाम नहीं है। दूसरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है सर। अब बोल रहा है एटमोस्फेरिक एयर जो है वो कितनी है, उसकी वैल्यू याद रखनी है 159। इसके पीछे mmHg भी लगाना है, ये जो वैल्यू यहाँ लिखी है ना ये वैल्यू भी लगानी होती है। 159 mmHg है करेक्ट आंसर, इस लैंग्वेज में होते हैं 159 mmHg। तो सर एटमॉस्फेयर में एयर कितनी है, सर कौन सी एयर, सर ऑक्सीजन 159 mmHg। सर इसका
प्रेशर कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में? सर 0.3 mmHg। Hg मरकरी है। दूसरा, अब एलुलाई में पहुंच गए सर, कहां पर? फेफड़ों के अंदर। सर सांस ली, एयर हमारे फेफड़ों में गई, फेफड़ों का एंड पॉइंट होता सर एलुलाई। सर उस एलुलाई में सबसे ज्यादा क्या पाई जाएगी? सर ऑक्सीजन पाई जाएगी। सर अगर वहां सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाएगी तो ऑक्सीजन वहां पे ज्यादा है, और वहां पर ऑक्सीजन अगर ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? सर कम होगी। और कम कितनी होगी? सर 40 होगी बस। दूसरी चीज, सर ब्लड जो है वो क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यानी ये वाली लाइन कि हमारी बॉडी में जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सब जगह लिखा है, देखो ये जो पूरा का पूरा जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना हुआ है, ये वाला, ये जो पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना है जिसको मैं गोला कर रहा हूं, जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सर ऐसा क्यों दिख रहा है कि यहां पर सबकी वैल्यू 40 लिख रखी है? यहां पर आप प्रेशर की यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जब वैल्यू देखोगे तो एक चीज देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये पूरा का पूरा ब्लू जो दिख रहा है, ये भी जो पूरा ब्लू दिख रहा है ये भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला है। तो इसमें ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है? ज्यादा है, क्योंकि ये ब्लड क्या है? डीऑक्सीजनेटेड है। और अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर यहां ज्यादा है तो यहां पर ऑक्सीजन की वैल्यू क्या होगी? सर कम होगी। सर कितनी होगी? 40 होगी। दूसरा राइट साइड में देखो, इधर यहां पर ये ब्लड कैसा है सर? ये ब्लड सर ऑक्सीजनेटेड है। सर ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या हो जाएगा? सर ऑक्सीजन क्या होगी? ज्यादा होगी। तो सर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी फिर? तो नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी लेकिन कम होगी, कम होगी। तो यहां पर देखो पार्शियल प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का वो कितना है सर? 95 mmHg है। और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है सर? कम है। सर कितनी है? 40 है। ये दो चीज याद हो गई। अब इसमें मेन चीज क्या है? एलुलाई की बात करते हैं। तो एलुलाई में हमने भी बोला, एलुलाई में क्या बोला? एलुलाई में हमने ये बोला कि सर एलुलाई के अंदर, ये एलुलाई को देखो, एलुलाई में, एलुलाई में देखो, एलुलाई में जो ऑक्सीजन है वो कितनी है सर? 104। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है सर? 40 है। ठीक है सर, जो एलुलाई के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला आया था, सर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या थी? ज्यादा थी। और सर ऑक्सीजन वहां पर क्या होगी? सर कम होगी। सर ऑक्सीजन अगर कम होगी तो ये वैल्यू याद रखें 40 होगी। 40 से तो कम नहीं, और कोई तो नंबर नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अगर ऑक्सीजन कम होगी तो कितनी होगी? सर 40 होगी, पहली चीज। सर अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हुई तो कितनी होगी? सर 40 ही होगी, उससे कम है नहीं। अब सर बात ये आती है कि जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वैल्यू आपने यहाँ देखी, यहाँ पे कौन ज्यादा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन यहाँ क्या है? कम है। लेकिन सर जैसे ही हम यहाँ पहुंचे, कहां पर? फेफड़ों में, ये लंग्स है। जैसे आप लंग्स में पहुंचे तो लंग्स में हमने क्या देखा? सर यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये कम है। तो सिंपल सी चीज बात यही होगी ना कि मैं इस ब्लू वाले की बात करूं, देखो ब्लू वाले की बात कर रहा हूं मैं, ये जो नीचे की वैल्यू है ना ये वाली, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं। लो ऊपर क्या लिखें, छोटा कर देते हैं, आपको समझ में आएगा। ये देखो अब हुआ क्या, यहां पर जो वैल्यू लिखी है, यानी इस ब्लड में, इस नीले वाले ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, और इसके अंदर देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड, देखो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या है सर? कम है। सर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर यहाँ पर कम है और यहाँ ज्यादा है तो कोई भी प्रेशर की गैस जो होगी वो ज्यादा से कम की ओर जाएगी। तो ब्लड में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है, तो कहां जाएगा? एलुलाई में जाएगा, क्योंकि कम की ओर जाएगा। ठीक है सर। दूसरी चीज, दूसरी चीज यहां पर एक चीज देखें, लेकिन यहां पर जो ये ब्लड है कौन सा वाला सर? यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितनी है सर? 40 है। और सर यहां पर कितनी है सर? 104। फिर दोबारा से वही वाली बात, तो ऑक्सीजन फिर यहां से क्या हुआ, इससे ब्लड में आएगी, हायर टू लोअर ग्रेडियंट, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ज्यादा से कम की ओर। तो ज्यादा से कम की ओर आने के लिए जो गैस इन्वॉल्व हुई वो आपको पता चल गया। दैट्स सो सिंपल। अब फिर सब प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है तो कम प्रेशर की ओर आ जाएगी, फिर वापस यहाँ पे मूव करेगा। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो उसकी वैल्यू, अब ऐसा थोड़ी है कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, आई तो यहाँ से 104 थी, आई तो सर यहाँ से 104 थी,
सर यहां पर ये 95 कैसे रह गई? यहां पर सर ये 95 कैसे रह गई, 95 कैसे रह गई, मुझे ये नहीं समझ में आया। आई तो ऊपर से, लेकिन सर ये 95 कैसे रह गई? तो बेटा जब ऊपर फेफड़ों से निकलेगी तो फेफड़ों से निकलने के बाद कहाँ आएगी? सर यहाँ आएगी, हार्ट में। लेकिन सर जब हार्ट में आएगी तो हार्ट से निकलने के बाद क्या डायरेक्ट ब्लड पूरी बॉडी में आ जाएगा? अरे डिफरेंट ऑर्गन बीच में आए होंगे, लाइक एज हमारा स्प्लीन आया होगा, थायराइड ग्लैंड आई होगी, है ना, आर्च ऑफ एर्टा आएगी, खुद ब्लड की वेसल्स आएगी, खुद हार्ट की वेसल्स आई होंगी। सर उनमें ऑक्सीजन दे दिया होगा हल्का फुल्का। अगर सर वहां ऑक्सीजन दे देंगे तो सर यहाँ पर ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो ही जाएगी ना, 100% तो चलेगी नहीं ना। अगर मान लो 100 सवारी बैठी दिल्ली से राजस्थान के लिए, अब 100 सवारी अगर सर वहां से चलने लगी तो रास्ते में भी तो उतरेगी ना, 100 की 100 राजस्थान थोड़ी पहुंच जाएगी। तो उसी टाइप से 104 जो ऑक्सीजन है वो सर बैठी थी ब्लड में, लेकिन सर 95 रह गई बॉडी के दूसरे छोर तक पहुंचते पहुंचते बस। और अगर सर यहाँ ब्लड ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा है, अगर यहाँ सर ऑक्सीजन ज्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, दैट्स इट, सिंपल। तो वही चीज, ऑक्सीजन ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। सर कम होगी तो कितनी होगी? सर 40 होगी बस। टिश्यू में पहुंचे सर, सर मैं टिश्यू में पहुंच गया। अब बात आ गई टिश्यू वाली बेटा, अभी तो हमने एल्वुलाई का पढ़ा, अब जैसे ही हम टिश्यू में पहुंचे तो फिर वही वाली कहानी। सर हमने टिश्यू में पहुंचे तो टिश्यू में सर क्या बन रहा है? सर टिश्यू में क्या बन रहा है? टिश्यू में बन रही है सर कार्बन डाइऑक्साइड। टिश्यू में ज्यादा क्या पाया जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पाया जाएगा। और ऑक्सीजन क्या पाई जाएगी? सर कम पाई जाएगी। अब ऑक्सीजन कम पाया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पाया जाएगा, तो सिंपल सी बात, ये जो ब्लड आया सर, ये जो ब्लड आया, इस ब्लड में क्या है? देखो इसमें ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा है। और यहां ऑक्सीजन क्या है? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कम है। तो फिर दोबारा से ब्लड कहां मूव करेगा? टिश्यू से वेन में मूव करेगा, कॉमन सिंपल, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा से कम की ओर जाएगा और ऑक्सीजन कहां जाएगा? ऑक्सीजन ज्यादा से कम की ओर आएगा। अब एक सिंपल सी चीज लिख देता हूं मैं समझने के लिए, मैंने लिखा ये ब्लड वेसल, इस ब्लड वेसल में ऑक्सीजन जो है वो कितनी है? 95 mmHg है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड 40 mmHg है, कम है। सर अगर कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। दूसरी चीज बोली गई कि यहां पर सर जो टिश्यू है, कौन? टिश्यू। सर टिश्यू में अगर हम बात करेंगे, सर टिश्यू में अगर हम बात करेंगे तो टिश्यू में ये वाली बात आ गई कि टिश्यू में तो सर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी। सर कितनी होगी? सर 45 mmHg। सर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो कितनी होगी? सर 45 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती ना, तो 45 लिखूंगा मैं। सर ऑक्सीजन टिश्यू में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में ज्यादा है तो ऑक्सीजन कितनी होगी? 40 ही होगी सर, क्योंकि इससे कम तो दोनों की वैल्यू है ही नहीं। अगर जहां कार्बन डाइऑक्साइड कम है वहां पे 40 लिख देंगे, जहां पे ऑक्सीजन कम है वहां पे 40 लिख देंगे। अब सर कॉमन सी बात है, सर कहां पे कौन ज्यादा है? यहां पर अगर सर मैं देखना चाहूंगा तो मैं ये चीज देखूंगा, मैं ये चीज देखूंगा कि यहां पर तो सर ये ज्यादा है, कौन? कार्बन डाइऑक्साइड सर। और यहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से कहां जानी चाहिए? टिश्यू से, सॉरी, ब्लड से टिश्यू आना चाहिए या टिश्यू से ब्लड जाना चाहिए? एवरीवन, 1 या 2? 1 या 2? गुड। ये जो मूवमेंट है ये टिश्यू से ब्लड में जाएगा। अब टिश्यू से क्यों जाएगा? सर यहां पर जो प्रेशर है ना वो ज्यादा है, यानी यहां पर गैस ज्यादा है, तो अभी तो प्रेशर ज्यादा है, तो ज्यादा से कम की ओर जाएगा। यानी सर यहां पर सर 1 नहीं होगा। अब 1 किसके लिए नहीं होगा? सर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए नहीं होगा। लेकिन सर ऑक्सीजन की बात करते हैं, और सर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन यहां पर क्या है? सर ज्यादा है। सर यहां पर ऑक्सीजन क्या है? सर कम है, काफी कम है। अगर ऑक्सीजन यहां कम है और यहां ज्यादा है तो ऑक्सीजन कहां से कहां मूव करेगी? एनीवन? ब्लड से टिश्यू मूव करेगी। यानी 1 वाला जो है
ये सर ब्लड टू टिश्यू मूव करा रहा है सर, किसको? सर ऑक्सीजन को। सर टू क्या कर रहा है? सर टिश्यू से ब्लड वेसल्स में कौन ट्रांसफर कर रहा है? सर कार्बन डाइऑक्साइड को। तो हम दोनों चीजों को ये जान लिया कि टिश्यू में कैसे गैसेज एक्सचेंज होगा और ब्लड एलोलाई लेवल पे कैसे गैसेज एक्सचेंज होगा, ये हमने चीज जान ली। तो टिश्यू पे देखो वो चीज, ये रहा कॉमन सेंस, नॉर्मली हमने जाना। तो ये टेबल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। प्लीज रीड विद कोरिलेटेड विद दिस डायग्राम। इस डायग्राम से रिलेट करते हुए इसको एक बार पढ़ना है। अगर नहीं समझ में आएगा प्लीज टेल मी अबाउट दैट कि सर आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आया, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी। जो भी होगा प्लीज टेल मी नाउ। नाउ नाउ क्या लिखा हुआ है? द डाटा गिवन इन द टेबल इज क्लियरली इंडिकेटिंग। डाटा जो टेबल में दिया गया है इज क्लियरली इंडिकेट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है? ये देखो तभी तो लिखा हुआ है। ये यहाँ पे PO2 है, ये यहाँ पर PCO2 है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रॉम एलोलाई टू ब्लड पढ़ लिया। एलोलाई टू ब्लड क्या था सर? लंग्स के अंदर कहानी चल रही है ये वाली। ये कहाँ कहानी पड़ी थी बेटा? लंग्स के अंदर चली थी। ये वाली कहानी कहाँ पड़ी है बेटा? किसी ऑर्गन के अंदर, किसी टिश्यू में पड़ी है, किसी टिश्यू के अंदर ये कहानी चल रही है। अब नाउ सर हम आगे टॉपिक पर अगेन। अभी लिखा हुआ है अ प्रेशर ए ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन इज अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एलोलाई। ये चीज आपने पढ़ी है, समझ में आ गया होगा। एज फॉर द सोलबिलिटी ऑफ कार्बन, अब देखो ये बात हुई थी प्रेशर की, लेकिन अब बात हो रही है सोलबिलिटी की। सोलबिलिटी मतलब क्या? कौन सी चीज कितनी घुलनशील है, किस में सर? ब्लड में। कौन सी चीज ब्लड में कितनी घुलनशील है उसकी बात की जा रही है। ये लाइंस निट की क्वेश्चन है। क्या है? solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than the oxygen। क्या लाइन बोली है? इसने ये बोल दिया कि सर ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ना कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 25 गुना तेज घुल जाती है ब्लड में, और ऑक्सीजन तो बहुत टाइम ले लेती है। मतलब ऑक्सीजन कम घुलती है ब्लड में, किसके कंपैरिजन में? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोलबिलिटी किसकी ज्यादा है? मैं ये बोल रहा हूं सर कार्बन डाइऑक्साइड की। सर कितनी है? सर 20 से 25 गुना ज्यादा है, किससे? सर ऑक्सीजन से। पहली चीज। अब बोल रहा दैट अमाउंट ऑफ डिफ्यूजन CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन per unit difference in partial pressure is much higher as compared to that of the oxygen। यानी हमेशा ये बोला गया है कि जब भी गैस का डिफ्यूजन होगा, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, वो हमेशा ज्यादा होगा किससे? ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन से। तब जाके उसका डिफ्यूजन होता है। अब एक चीज क्या बोली गई है यहां पर, एक लाइन बोल रहा है थोड़ा, ये बोल रहा है द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। निट, ये आपके पेपर का क्वेश्चन है, पेपर में आता है दोनों में। निट के लिए नेमिंग आती है और सब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है कि डायग्राम बनाना प्राइमरी गैसेज पे कैसे गैसेज एक्सचेंज, तो नाम करना जरूर आना चाहिए। मैं बताऊंगा कैसे याद रखना है, क्या पढ़ना है। सर 3 लेयर पाई जाती है। सर 3 लेयर पाई जाती है। कौन कौन सी लेयर पाई जाएगी हम वो पढ़ते हैं। सर 3 लेयर पाई जाएगी, लिखा है द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ए थ्री मेजर लेयर। 3 मेजर लेयर क्या है? वो 3 मेजर लेयर वो देखते हैं। 3 मेजर लेयर क्या है वो हम पहले देखते हैं, फिर डायग्राम में जाएंगे। पहली चीज, 3 मेजर लेयर है सर। हाँ सर ठीक है। एक का नाम है थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एलुलाई। एलुलाई क्या है? फेफड़ों के अंदर। तो इसकी जो एलुलाई की जो लेयर है, पहली लेयर क्या है सर? ये थिन है, पतली है। सर मोटी होगी तो गैसेज एक्सचेंज नहीं होगा, इसलिए पतली होना जरूरी है, इसलिए थिन है और उसका नाम है स्क्वैमस
एपिथेलियम ऑफ एलोलाई। सर पहली लेयर पढ़ ली। दूसरी चीज, द एंडोथेलियम ऑफ द एलुलर कैपिलरीज। एक्चुअली एलुलर कैपिलरी जो लिखी है, यानी एंडोथेलियम जो लिखी है, किसके बारे में बोला है? एलुलर कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स की। हाँ, गुड। तो ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है उनके रिस्पेक्ट में बोला है। एंड तीसरी चीज बोली है, दूसरी चीज हो गई, तीसरी चीज हो गई द बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसमेंट सबस्टांस या बेसमेंट मेम्ब्रेन is supporting the squamous epithelium and the basement membrane of the surrounding single layer endothelium cells of the capillaries. Got it? अभी नहीं समझ में आएगा, मैं डायग्राम पे समझाता हूं और इसे समझ में आएगा क्या है। ये है सर वो डायग्राम जिसकी बात कर रहा है। इस डायग्राम में हुआ क्या वो देखते हैं। इस डायग्राम की सर हमें बेसिकली कुछ चीजें बोल रखी हैं जो हमें आनी चाहिए। क्या है वो देख लेते हम। ये डायग्राम है सर। इस डायग्राम में 3 लेयर के बारे में याद रखना है। हुआ क्या सर, ये जो एक सिंगल लेयर बना रखी है वाली, ये जो सिंगल लेयर बना रखी है, इस लेयर का नाम है स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ द एलुलर वॉल। सर ये 1 है, 1 साइड थिक है, यानी पहली लेयर किसकी है सर? एलुलाई की। सर वो क्या है? स्क्वैमस एपिथेलियम। पहली चीज याद हो गई। दूसरी चीज, पहली चीज ये याद रखी, दूसरी चीज क्या बोलते हैं? ये सर जो बनी हुई है, ये है सर हमारी ब्लड वेसल। ये है सर ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल की जो लेयर है, उसके अंदर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। दूसरी लेयर हो गई, यानी एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। तो एक चीज क्या याद रखोगे सर, एक बाहर की ओर होती है उसको बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। एपिथेलियम मतलब ऊपर। दूसरी चीज सर, सबसे अंदर की लेयर जो होगी उसको क्या बोलेंगे? अंदर वाली लेयर को बोलते हैं एंडोथेलियम। सर अंदर है जो, उसको अंदर बोलेंगे। तो उसके लिए अंदर के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? एंडो, ENDO, एंडोथेलियम हो जाएगी। तो एक बाहर की लेयर हो जाएगी सर स्क्वैमस एपिथेलियम, सर अंदर की एक लेयर हो जाएगी एंडोथेलियम। और सर इन दोनों के बीच में जो इन दोनों को चिपका के रखेगा सर, उसके लिए तो भी तो कोई ना कोई सबस्टांस होना चाहिए। तो सबस्टांस का नाम है बेसमेंट सबस्टांस। तो ऐसे लाइन यूज करते हैं। क्या बोलोगे, कैसे याद रखोगे सर? इन एलोलाई स्क्वैमस एपिथेलियम, फर्स्ट लाइन, द एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल। तीसरी पॉइंट, द सबस्टांस इज प्रेजेंट इन बिटवीन देम। किनके बीच में सर? जो स्क्वैमस एपिथेलियम था और जो एंडोथेलियम था, इन दोनों के बीच में जो सबस्टांस पाया जाएगा उसको बोलते हैं बेसमेंट सबस्टांस। बेसमेंट मतलब क्या? इन दोनों लेयर का जो बेस है। कौन सी लेयर का बेस सर? ये क्या, ये जो बेस है, ये बेस बेटा दोनों के बेस से बना है। इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन है किसकी? एंडोथेलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसमें। और दूसरी इसमें स्क्वैमस एपिथेलियम की भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। जब इन दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन एक साथ में जुड़ जाएगी, चिपक जाएगी, तो उसको एक नाम दे दिया, सिंपल नाम बेसमेंट मेम्ब्रेन। बस दो लेयर को एक साथ बोल दिया बेसमेंट मेम्ब्रेन। जब एक साथ में चिपक के रहेंगी तो इनको बोल दिया बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो 3 लेयर का नाम आपको एज इट इज याद रखना है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बना के आना चाहिए पेपर में जब पूछा जाएगा। नाउ आगे लिखा है इन बिटवीन देम हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन ए मिलीमीटर। मिलीमीटर मतलब में अगर हम किसी चीज को नापते हैं तो उससे भी कम है। देयरफॉर all the factor in our body are favorable for the diffusion of oxygen। सब सारे के सारे फैक्टर फेवरेबल है। फेवरेबल मतलब उसके पक्ष में है। जैसे बोलते हैं कि आप कहीं लड़ाई करके तो माँ बाप सपोर्ट में आ जाते हैं कि मेरा बेटा मेरा बेटा मेरी बेटी, दूसरे को कूट काट देते हैं। तो वही वाला बात है कि फेवर में बोलना, यानी उसके सपोर्ट में बोलना। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में डिफरेंट साइट जो है हमारे सपोर्ट में है, जिससे क्या होगा? ऑक्सीजन फ्रॉम एलोलाई टू टिश्यू चले जाएगी। यानी एलोलाई से टिश्यू जाने के लिए ये पूरा देखो सेटअप बना रखा है यहाँ पे राइट साइड में कि कैसे जाएगा। सर सबका सब पतला बना दिया, आराम से चले जाएगा, दोनों ओर से आपस में गैसेज एक्सचेंज हो जाएगी। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का गैसेज एक्सचेंज फ्रॉम टिश्यू टू एलोलाई।
ये चीज याद रखनी है, ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज याद रखना है ना। वी कम टू द आरबीसी, आपने पढ़ा है आरबीसी, बेसिकली देखा है आपने डायग्राम क्या है। एक सिंगल आरबीसी में कैसे गैसेज एक्सचेंज हुआ, कहां पर हुआ, ये बात करी थी हमने एलुलाई के अंदर, ठीक है। ब्लड वेसल्स में मूवमेंट होती है, ये गैसेज एक्सचेंज आप समझोगे थोड़ी देर बाद में, अभी जब समझेंगे ट्रांसपोर्ट इन गैसेज वाला।